एलन एक जॉबलेस लूजर था जिसे दुनिया का सबसे मुश्किल वीडियो गेम खेलने का भूत सवार था। जब उसने एक शेडी गेम में हेल डिफिकल्टी मोड चूज किया तो वो मैजिक और सोर्ड्स वाली एक अनजान दुनिया में एक आम आदमी के रूप में दोबारा पैदा हुआ। अब वो एक ऐसी रियल लाइफ गेम में फंसा था जहां ना कोई ट्यूटोरियल था और ना ही कोई रीट्राई का ऑप्शन। एलन एक ऐसा हार्डकोर गेमर था जिसे ये भी नहीं पता था कि ग्रास क्या होती है। वो अपना सारा टाइम अपने कमरे में गेम्स खेलते हुए बिताता था, बिल्कुल एक प्रॉपर डीजेनरेट की तरह, और फिर गेम्स को गालियां देता था कि वो इतने डिफिकल्ट क्यों नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए। उसने एक ऐसे गेम की तलाश शुरू की जो उसके लिए गर्लफ्रेंड बनाने से भी ज्यादा मुश्किल हो। उसने इंटरनेट पर सबसे डिफिकल्ट और सबसे घटिया बैलेंसिंग वाला गेम सर्च करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने सर्च बटन प्रेस किया उसकी पीसी स्क्रीन अचानक बदल गई और एक ऐसे गेम का ऐड आया जो कभी खत्म ही नहीं होता। ऐड में एलन को सोर्ड्स और मैजिक वाली फैंटेसी दुनिया में आने का ऑफर दिया गया। एलन को पूरा कॉन्फिडेंस था कि कोई भी गेम उसे सेटिस्फाई करने जितना हार्ड नहीं हो सकता। वैसे मेरी एक्स भी यही कहती थी। उसने सोचा एक ट्राई देते हैं। पहले उसे डिफिकल्टी लेवल चूज करने का ऑप्शन मिला। इजी, नॉर्मल और एक्स्ट्रा डिफिकल्टी के बाद उसने हेल मोड देखा। एलन ने बिना डरे हेल मोड सिलेक्ट कर लिया, जबकि वहां वार्निंग लिखी थी कि उसे इतना दुख और डिस्पेयर झेलना पड़ेगा कि उसके पास पछताने यानी रिग्रेट करना टाइम होगा और ना ही ताकत। एलन ने इसे हल्के में लिया और कहा कि ये डायलॉग उसने बहुत बार सुना है और अपना ऑप्शन लॉक कर दिया। गेम उसे बताता है कि हेल मोड में लेवल अप करने के लिए उसे नॉर्मल मोड के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा एक्सपी चाहिए होगी। फिर उसके सामने कैरेक्टर क्लासेस की एक लिस्ट आती है। सोर्ड्समैन और स्पीयर यूज़र की डिफ़िकल्टी रेटिंग सबसे ईजी है, जबकि हीरो और डीमन लॉर्ड जैसे क्लासेस की डिफ़िकल्टी काफ़ी हाई है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी रेटिंग समनर क्लास की है और एलन वही ढूंढ रहा था। वो वही कैरेक्टर क्लास चूज करता है और देखता है कि इससे उसका सोशल क्लास एक सर्फ बन जाएगा, जिसका मतलब इस गेम वर्ल्ड में बेसिकली एक कॉमनर होता है। उसे ये भी पता चलता है कि गेम अभी अल्फा टेस्टिंग में है, तो वो सोचता है कि उसे इसका एक्सेस कैसे मिला। पर वो एक गेम टेस्टर बनने के लिए खुश है, इसलिए वो टर्म्स और कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वो बटन क्लिक करता है, मॉनिटर से एक तेज रोशनी निकलती है और एलन अर्थ से बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। अगले ही पल उसे लगता है कि वो किसी अंधेरी और गर्म ल्यूक वार्म ओशन में है और वो उस रिलैक्सिंग फीलिंग को एंजॉय करने लगता है। मगर तुरंत ही उसे रियलाइज होता है कि उसे ऐसी किसी जगह नहीं होना चाहिए और हालात तब और ख़राब हो जाती हैं जब उसे अपने आसपास चीज़ें टाइट महसूस होने लगती हैं। वो किसी से उसे बाहर निकालने के लिए कहता है और दूसरी दुनिया में एक औरत बिल्कुल वही कर रही होती है। वो जोर लगाती है और रीइंकार्नेटेड एलन को अपनी वूम से बाहर निकाल देती है। इस तरह वो लॉबी से सीधा गेम वर्ल्ड में एंटर करता है। उसे समझ आता है कि गेम झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने कहा था कि ये सोर्ड्स और मैजिक की दुनिया होगी, पर उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि जिन इसेकाई एनिमे का वो मजाक उड़ाता था वो असलियत में सच होते हैं। एलन ये बात बोल तो नहीं सकता, इसलिए वो बस रोता रहता है जब उसके पिता उसे गोद में उठाते हैं। गेम सिस्टम उसका वेलकम करता है और कहता है कि अगर वो अपने रास्ते की सारी मुश्किलों को पार कर लेता है तो वो इस दुनिया के प्रिंसिपल को जान पाएगा। इस बात को अब 1 साल बीत चुका है और एलन अब पूरी तरह एक बेबी का रोल निभा रहा है। भले ही वो अंदर से एक 35 ईयर ओल्ड जॉबलेस गेमर है, वो अभी बोल नहीं सकता, लेकिन उसके पास अपनी पिछली लाइफ की सारी यादें और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी मौजूद है। और वो इस बात के लिए सच में शुक्रगुजार है। उसे पता चला है कि उसके पेरेंट्स सर्व्स हैं और वो एक बेनाम गांव में रहते हैं, जहां वो खेतीबाड़ी करने के लिए वहां के लोकल लॉर्ड को टैक्स देते हैं। इस दुनिया में उसके पिता रोडन, जो एक मेहनती फैमिली मैन है, और उसकी माँ टेरेसिया एक बहुत ही प्यारी औरत है जो अभी अपनी लेट टीन्स में है। एलन देखता है कि उसके पेरेंट्स कितने रोमांटिक हैं और एक रात डिनर के बाद उसे समझ आ जाता है कि जल्द ही उसके भाई बहन आने वाले हैं। उसकी माँ उसे सोने के लिए लिटा देती है और अपना खाना खत्म करने वापस चली जाती है। जैसे ही वो अकेला होता है, एलन अपने स्टैट्स चेक करने का फैसला करता है। वो स्टेटस विंडो समन करने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता, जो उसके लिए कोई नई बात नहीं है। एलन निराश है क्योंकि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसे समझ नहीं आ रहा कि अपनी समनर क्लास कैसे यूज़ करे, और वो अभी तक अपनी स्टेटस विंडो तक समन नहीं कर पा रहा था। खैर, आज उसका लकी डे है और जब वो आधे मन से फिर से स्टेटस विंडो समन करता है तो उसके सामने एक किताब प्रकट हो जाती है। वो घबरा जाता है और जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स भागते हुए उसके कमरे में आते हैं। वो तुरंत किताब को गायब कर देता है, इससे पहले कि वो इसे देख पाएं, और फिर उनके जाने के बाद नींद में बड़बड़ाने यानी कि टॉकिंग इन स्लीप का नाटक करने लगता है। वो फिर से उस बुक को समन करता है जिसमें उसके स्टैट्स और स्किल्स की डिटेल्स दी गई हैं। उसे पता चलता है कि वो एक लेवल 1 समनर है। उसके पास 2 स्किल्स हैं, समन और क्रिएट, जो ज़्यादा इस्तेमाल करने पर लेवल अप हो सकती हैं। उसके पास क्रिएट करने के लिए कुछ समन्स भी अवेलेबल हैं, पर फिलहाल वो सिर्फ एच रैंक के इंसेक्ट्स और बीस्ट्स ही बना सकता है।
ये सब देखकर उसे लगता है कि डिफ़िकल्टी लेवल उसके लिए सच में बहुत ज़्यादा हाई है। अचानक किताब के बीच का एक रैंडम पेज चमकने लगता है और खुल जाता है। एलन हैरान रह जाता है जब उसे इस दुनिया को बनाने वाली गॉडेस एल्मिया का एक खत मिलता है। एल्मिया ने उसके ग्रिमवॉर, जो स्टेटस विंडो का काम करता है, भेजने में हुई देरी के लिए माफ़ी मांगी थी। एल्मिया लिखती है कि क्योंकि एलन में एक ऐसी कैरेक्टर क्लास चुनी है जो अभी टेस्टिंग फेज में है, उन्हें उसका ग्रिमवॉर जल्दी तैयार करने के लिए काफ़ी पेपर वर्क करना पड़ा, पर अब उन्हें उम्मीद है कि वो गेम एंजॉय करेगा। एलन को इस देरी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जब उसके पास फाइनली ग्रिमवॉर आ गया है, वो गेम एक्सप्लोर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो समनिंग पेज पर वापस जाता है और कुछ बग्स समन करने का फैसला करता है, लेकिन चाहे वो किसी भी तरह का मैजिक स्पेल ट्राई करे, बग्स प्रकट नहीं होते। एलन अपना दिमाग लगाता है क्योंकि इस गेम वर्ल्ड में कोई ट्यूटोरियल्स नहीं है, और उसे अचानक रियलाइज़ होता है कि शायद उसे समन स्किल से पहले क्रिएट स्किल यूज़ करनी होगी। वो एक इंसेक्ट कार्ड क्रिएट करके अपनी थ्योरी सही साबित कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे समन कर पाए, उसे अपनी माँ के आने की आहट सुनाई देती है और वो सोने का नाटक करने लगता है। इस वक्त तक एलन को सच में नींद आने लगती है, तो वो समनिंग को कल तक के लिए टाल देता है। अगले दिन जब उसके पेरेंट्स काम में बिजी होते हैं, एलन पिछली रात बनाए हुए बग को समन करता है। उसके कमरे में नीली रोशनी के छोटे छोटे गोले भर जाते हैं और फिर एक साथ जुड़कर एक बड़े से ग्रास हॉपर का रूप ले लेते हैं। इतने बड़े कीड़े को देखकर एलन दंग रह जाता है और वो उसे ऑर्डर देने की कोशिश करता है, पर पता चलता है कि वो बस एक साधारण सा दिमागहीन बग है जो किसी की नहीं सुनता। एलन थोड़ा निराश होता है और बग की इन्फॉर्मेशन चेक करता है। ग्रिमवार में उसे पता चलता है कि वो उस ग्रास हॉपर का नाम रख सकता है, तो वो उसे डेनका बुलाने का फैसला करता है। ये भी पता चलता है कि सिर्फ उस ग्रास हॉपर को समन करने से उसकी एंड्योरेंस और एजिलिटी एक पॉइंट बढ़ गई है, तो वो सुपर एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाता है। उसकी माँ उसे चेक करने के लिए कमरे में आती है और जैसे ही वो उस जायंट ग्रास हॉपर को देखती है, वो डर जाती है और तुरंत उसे अपने पैरों तले कुचल देती है। कुछ दिन बग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद एलन एक एच रैंक्ड माउस क्रिएट और समन करता है जो उसके एचपी और एजिलिटी को बफ करता है। ये चूहा भी रेगुलर कमांड्स नहीं सुनता, पर इसके पास स्करी नाम की एक एबिलिटी है जिसे कहने पर वो गोल गोल भागने लगता है। एलन को ये भी समझ आ गया है कि वो एक साथ 10 समन्स रख सकता है और उनके स्टैट्स स्टैट होते हैं, यानी जुड़ते रहते हैं, जो उसे अपनी उम्र के किसी भी नॉर्मल बेबी से कहीं ज़्यादा ताकतवर बना देते हैं। एक दिन जब उसकी माँ घर के सारे काम निपटाकर उसके साथ खेल रही होती है, उसका पिता यानी रॉडनी खून से लथपथ घर आता है। बुर्गा ये देखकर घबरा जाती है, पर रॉडनी उसे बताता है कि ये उस ग्रेट बोर का खून है जिसे उसने और बाकी गांव वालों ने मिलकर शिकार किया है। एलन उस वाइल्ड बोर को देखने के लिए क्यूरियस होता है, तो रॉडनी उसे वहां ले जाने का फैसला करता है। अपने पिता के कंधों पर सवार होकर एलन पहली बार अपने घर के बाहर की दुनिया की झलक देखता है। रॉडनी उसे उड़ने वाले मॉन्स्टर्स का एक झुंड दिखाता है और कहता है कि ये पतझड़ या फॉल सीजन के शुरू होने का इशारा है। वो एलन को उन परिंदों की तरह बनने की नसीहत देता है जो कहीं भी उड़ने के लिए आज़ाद हैं और जिनकी कोई सीमा नहीं है। एलन ये सारी इंस्पिरेशनल बुलशिट सुनते सुनते सो जाता है। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो रॉडनी उसे जगाता है ताकि वो ग्रेट बोर देख सके। वो मॉन्स्टर एलन की सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है और एक पूरी टीम उसे काटने यानी काव करने में लगी होती है। तभी गर्डा नाम का एक आदमी वहां आता है और सबसे अपने चैंपियन रॉडनी के लिए तालियां बजाने को कहता है, जो आज के शिकार का MVP था। रॉडनी अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है और बात पलटने के लिए तुरंत सबको अपने बेटे से मिलवाने लगता है। गर्डा दंग रह जाता है जब वो एक साल के बच्चे को इतना तमीज़दार देखता है और वो मॉन्स्टर्स के बारे में एलन के सारे सवालों के जवाब देता है। एलन को पता चलता है कि ग्रेट बोर एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे हराने के लिए 20 लोगों की टीम लगती है और ये उसके लिए ताकतवर बनने का एक बेंचमार्क बन जाता है। अपने समन्स के साथ 10 महीने की ट्रेनिंग के बाद एलन का फाइनली लेवल अप होता है और उसके ग्रिमवार के नए फीचर्स और स्किल्स अनलॉक हो जाते हैं। अब वो जी रैंक समन्स क्रिएट कर सकता है और उन्हें फ्यूज़ भी कर सकता है। जितने समन्स वो एक साथ रख सकता था, उनकी गिनती भी डबल हो गई है। एलन काफ़ी गर्व महसूस करता है क्योंकि अब वो अपने स्टैट्स तेज़ी से डबल कर सकता है। ग्रिमवार अब उसके थॉट्स को पढ़कर उन्हें नोट भी कर सकता है, जो एक अच्छा प्लस पॉइंट है, पर एलन को फिलहाल इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। वो कुछ समन्स को फ्यूज़ करना चाहता है, पर उसके लिए उसे और ज़्यादा माना चाहिए। इसलिए वो जल्दी से डिनर ख़त्म करके अपने कमरे में जाता है ताकि उसका माना मैक्स रहे।
वो 2 चूहों को फ्यूज करने की कोशिश करता है, पर ग्रिमोयर उसे बताता है कि उसके पास काफ़ी माना नहीं है। जब वो जी रैंक समन क्रिएट करने की कोशिश करता है तब भी यही होता है और एलन इस हेल मोड को चुनने के लिए खुद को कोसता है। वक्त तेजी से गुजरता है और एलन अब 3 साल का हो गया है। उसका मैक्सिमम माना कैपेसिटी बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब वो जी रैंक क्रीचर्स समन और फ्यूज कर पा रहा है। वो उसके ऑर्डर्स मानता है और उसके पास इंसानी आवाज़ की बिल्कुल सही नकल करने की एबिलिटी है। उसका जी रैंक इंसेक्ट समन असल में एक मेंढक है। इससे साफ पता चलता है कि ये स्टोरी की राइटर ने पक्का अपनी बायोलॉजी क्लास बंक की थी। इस फ्रॉग के पास दुश्मनों को उकसाने की एबिलिटी है ताकि वो उस पर अटैक करें। वहीं जी रैंक मोल बड़े गड्ढे खोद सकता है। एलन को लगता है कि उसके सारे जी रैंक समन्स दुश्मनों को हराने में काफ़ी काम आ सकते हैं, पर उसके बीस्ट समन्स अब भी थोड़े दम हैं और वो जानता है कि वो अभी उनके साथ असली लड़ाई में नहीं उतर सकता। अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है और उसे रियलाइज़ होता है कि दिन का सबसे खौफनाक वक्त आ गया है। जब उसकी दोस्त कृष्णा उसके साथ खेलने आती है तो वो दोनों को नाइट्स बनने पर मजबूर करती है और लकड़ी की तलवारों से ड्यूअल लड़ती है। अपने समन स्टैट्स की वजह से एजिलिटी बढ़ने के बावजूद एलन उस पिंक बालों वाली ब्रैट का मुकाबला नहीं कर पाता, जो किसी प्रो की तरह तलवार चलाती है। उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता और कृष्णा अपने बेरहम अटैक से उसकी तलवार ही तोड़ देती है। दिन खत्म होने तक एलन जमीन पर थका हारा और हारा हुआ पड़ा होता है और जब उसके पेरेंट्स घर आते हैं तो कृष्णा वहां से चली जाती है। एलन भी उठ जाता है और अपनी प्रेग्नेंट माँ का कुछ सामान उठा लेता है और वो साथ में घर की तरफ निकलते हैं। डिनर के वक्त एलन अचानक अपने पेरेंट्स से पूछता है कि क्या वो आलू की फसल निकालने में उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि उसकी माँ अपनी हालत में ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगी। उसके पेरेंट्स ये सुनकर हैरान रह जाते हैं, पर एलन उन्हें यकीन दिलाता है कि वो ताकतवर है और उनकी काफ़ी मदद कर सकता है। रॉडनी और टेरिज़ा उसे समझाते हैं कि वो अभी महज एक बच्चा है, इसलिए उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे खेती के काम में मदद नहीं करने देते। वो उसे बताते हैं कि किसी ना किसी दिन तो उसे ये करना ही पड़ेगा, लेकिन तब तक उसे करीना के साथ खेलते हुए अपना बचपन एंजॉय करना चाहिए। एलन अपने पेरेंट्स की चिंता की वजह तुरंत समझ जाता है, क्योंकि वो हमेशा के लिए सर्फ क्लास में फंसे हुए हैं। उन्हें लगता है कि बड़ा होकर वो भी उन्हीं की तरह किसान बनेगा और वो नहीं चाहते कि उनका 3 साल का बेटा इतना मुश्किल काम अभी से करे। एलन उनकी बात मानने का फैसला करता है, लेकिन फिर उसकी माँ कहती है कि उसने हाल ही में उसे बैकयार्ड में पेड़ पर पत्थर फेंकते हुए देखा है। वो जानना चाहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और एलन झूठ बोल देता है कि वो जंगल के खतरनाक मॉन्स्टर्स से अपनी माँ को बचाने की ट्रेनिंग कर रहा है। रॉडनी ये सुनकर काफ़ी प्राउड महसूस करता है और एलन को गोद में उठा लेता है। एलन को झूठ बोलने पर थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो तो बस ये चेक कर रहा था कि क्या वो कोई और स्किल सीख सकता है। उसकी माँ उसे करीना को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है, जिस पर एलन सोचता है कि उस टॉम बॉय को किसी से खतरा नहीं है, वो खुद एक खतरा है। रॉडनी कहता है कि दोनों बच्चे नाइट्स बनकर खेलते हैं, इसलिए उसे उम्मीद है कि वो अपने अप्रेजल सेरेमनी में बहुत अच्छा करेंगे। एलन इसके बारे में पूछता है तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि 5 साल की उम्र में ये सेरेमनी होती है ताकि बच्चों का टैलेंट पता चल सके। अगर टैलेंट अच्छा हो तो वो इस सर्फ लाइफ से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। जल्द ही सर्दियां आ जाती हैं और अब एलन एक इंसेक्ट को पूरे दिन के लिए समन कर सकता है। उसे अपनी इस प्रोग्रेस पर गर्व होता है, पर तभी करीना उसके साथ खेलने आ जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है। उसकी फिर से पिटाई होती है, पर ये तो अब रोज का काम है, इसलिए कोई इस पर ध्यान नहीं देता। मगर जो ग्रास हॉपर उसने खुले में छोड़ दिया था, उससे थिरजा अचानक डर जाती है और उसी डर की वजह से उसे तुरंत लेबर पेन्स शुरू हो जाते हैं। रॉडनी करीना को उसकी माँ को बुलाकर लाने के लिए भेजता है और खुद अपनी पत्नी को हिम्मत देने लगता है, जबकि एलन पानी गर्म करने में लग जाता है। वो सोचता है कि काश उसने अपनी पिछली लाइफ में कुछ चाइल्ड बर्थ सिमुलेशन गेम्स खेले होते, क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अब क्या करना है। पर किस्मत से करीना अपने पेरेंट्स मटिल्डा और गर्डा के साथ आ जाती है। मटिल्डा तुरंत कमांड संभालती है और सब मर्दों को घर से बाहर निकाल देती है। पूरी रात के इंतजार के बाद सुबह मर्दों की नींद एक बच्चे के रोने की आवाज़ से खुलती है। वो अंदर भागते हैं और देखते हैं कि एलन का एक छोटा भाई पैदा हुआ है। थिरेसिया रॉडनी से बच्चे का नाम रखने को कहती है और वो उसका नाम मैश रखता है। सभी सुनकर खुश होते हैं, पर फिर थिरेसिया को रियलाइज होता है कि उसके पति ने बच्चे का नाम एक मॉन्स्टर के नाम पर रखा है। रॉडनी थोड़ा घबरा जाता है, पर थिरेसिया बस हंसने लगती है, जिससे कमरे का टेंस माहौल हल्का हो जाता है। एलन को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है कि पिछली लाइफ में तो वो एक जॉबलेस लूजर था, पर इस लाइफ में वो इस गेम को हर हाल में क्लियर करना चाहता है और इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनना चाहता है। वो अपनी इस नई फैमिली को भी काफ़ी पसंद कर रहा है और उम्मीद करता है कि किसी दिन वो अपने पूरे परिवार को इस सर्फडम गुलामी से आज़ाद करा पाएगा। 2 साल बीत जाते हैं
और रॉडनी एलन को अपने साथ पास के गांव ले जाता है। छोटा एलन उस अप्रेजल सेरेमनी को लेकर काफी उत्साहित यानी क्यूरियस है जहां वो जा रहे हैं। रॉडनी उसे बताता है कि अप्रेजल सेरेमनी एक स्पेशल इवेंट होता है जिसमें हर कोई हिस्सा लेता है, सबसे नीचे के सर्फ से लेकर बड़े से बड़े नोबल्स तक, जैसे ही वो 5 साल के होते हैं। अगर किसी के पास अच्छा टैलेंट हो तो वो अपनी सोशल क्लास से ऊपर उठ सकता है, पर इसके लिए बहुत बड़ा कंपटीशन है। एलन इस बात को लेकर क्यूरियस होता है तो रॉडनी उसे बताता है कि क्योंकि यहाँ इंटरनेट नहीं है, लोग बोर्डम से बचने के लिए दूसरी फन एक्टिविटीज करते हैं, और क्योंकि अभी तक बर्थ कंट्रोल इन्वेंट नहीं हुआ है, इसलिए उन फन एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारे बेबीज पैदा होते हैं। इस साल बहुत सारे बच्चे 5 साल के हो रहे हैं, जिनमें एलन और उसकी बेस्ट फ्रेंड करीना भी शामिल हैं, जो अपने पापा के साथ उसी गांव जा रही है। वो जल्द ही उस बड़े गांव में पहुंचते हैं जहां कॉमनर्स रहते हैं। करीना एक स्वॉर्ड्समैन के रूप में अवेकन होना चाहती है ताकि वो एक नाइट बन सके। इस बीच एलन का पूरा ध्यान उस गांव पर है जो उनके अपने गांव से कहीं ज्यादा खुशहाल यानी प्रॉस्परस है। वो देखता है कि इस गांव के कॉमनर्स काफी साफ सुथरे और वेल ग्रूम्ड हैं, और उनके मुकाबले सर्फ्स किसी होमलेस जंकीज के झुंड जैसे लग रहे हैं। उसे हैरानी होती है कि वो सर्फ्स और कॉमनर्स को एक साथ अप्रेजल सेरेमनी में आने दे रहे हैं, पर वो साफ देख सकता है कि इस गांव में कोई भी सर्फ्स को पसंद नहीं करता। जल्द ही वो चर्च पहुंचते हैं जहां प्रीस्ट्स बच्चों और उनके पेरेंट्स का वेलकम करते हैं और कहते हैं कि भगवान सभी बच्चों को बराबर मौका देते हैं। फिर वो उन लेजेंडरी हीरोज की बातें करने लगते हैं जो सर्फ्स के रूप में पैदा हुए थे। अब एलन को फाइनली समझ आता है कि कैसे इस गेम की सोशल क्लासेस और कैरेक्टर क्लासेस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रीस्ट सबको अंदर ले जाते हैं और ऑल्टर के सामने रुकते हैं। एलन की नज़र गॉड ऑफ क्रिएशन की मूर्ति पर पड़ती है, जिन्होंने उसे कुछ दिन पहले खत भेजा था। प्रीस्ट्स फिर गांव के चीफ और उनके बेटे को आगे बुलाते हैं ताकि अप्रेजल सेरेमनी शुरू की जा सके। वो लड़के से क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने को कहते हैं और उसके स्टैट्स पीछे रखी एक काली चट्टान ब्लैक रॉक पर दिखाई देंगे। वो बोल कट वाला ब्लॉन्ड लड़का आगे बढ़ता है और घबराते हुए अपना हाथ क्रिस्टल बॉल के सामने रखता है। वो ब्लैक रॉक उसके सारे स्टैट्स दिखा देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एलन अपने ग्रिम वॉर में देखता है। उस लड़के के स्टैट्स इंटेलिजेंस और लक को छोड़कर बाकी सब में एवरेज से कम है, और उसके पास एक मर्चेंट बनने का टैलेंट है। उसके पिता ये जानकर बेहद खुश होते हैं कि उनके बेटे के पास कोई टैलेंट है, पर एलन को समझ नहीं आता कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तभी उसका ग्रिमवॉर उसे बताता है कि हर किसी के पास टैलेंट नहीं होता, और तब उसे रियलाइज होता है कि कोई भी टैलेंट होना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। वो खुद को खुशकिस्मत समझता है कि उसके ग्रिमवार को कोई और नहीं देख सकता, और इस फीचर के लिए डेव्स की तारीफ करता है। इसके बाद बाकी बच्चों का अप्रेजल शुरू होता है। एक बदकिस्मत लड़के का कोई टैलेंट नहीं निकलता, पर उसके पापा फिर भी उसे गले लगा लेते हैं, बिल्कुल एलन के पिछली लाइफ के पापा के उल्टा, जिन्होंने एक टेस्ट में फेल होने पर उसे बेदखल यानी डिसोन कर दिया था। उसके बाद अगले लड़के का टैलेंट एक्स यूजर निकलता है, और वो उस दिन का पहला बच्चा होता है जिसके स्टैट्स में ए रैंक आता है। धीरे धीरे सबका अप्रेजल हो जाता है और आखिर में सिर्फ करीना और एलन बचते हैं। प्रीस्ट लेडीज फर्स्ट की पॉलिसी फॉलो करते हैं और करीना को आगे बुलाते हैं। वो एक्साइटमेंट में क्रिस्टल बॉल की तरफ भागती है, और जैसे ही अपना हाथ उसके सामने रखती है, उसमें से एक चकाचौंध कर देने वाली ब्लाइंडिंग रोशनी निकलती है। उसके स्टैट्स स्टोन मॉन्यूमेंट पर दिखाई देते हैं, और प्रीस्ट्स हक्का बक्का रह जाते हैं क्योंकि करीना का टैलेंट एक सोर्ड लॉर्ड का है जिसकी अटैक पावर एस रैंक है। उसके पापा इस बात से बेहद खुश हैं कि उनकी बेटी उनके परिवार को हमेशा के लिए इस सर्फडम से बाहर निकाल देगी। एलन सोचता है कि अब समझ आया कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हैं। फाइनली अब एलन की बारी आती है। क्रिस्टल बॉल पहले एक बार हल्के से चमकती है, फिर बंद हो जाती है, और अचानक करीना से भी कहीं ज़्यादा तेज़ रोशनी के साथ चमक उठती है। एलन एक्साइटेड हो जाता है ये सोचकर कि अब उसके पेरेंट्स को पता चलेगा कि वो कितना ऑसम है, पर उसके पिता प्रीस्ट्स की तरफ मुड़ते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता। प्रीस्ट्स दुख के साथ बताते हैं कि उनके बेटे का कोई टैलेंट नहीं है। एलन को यकीन नहीं होता, वो इसे एआई एरर समझता है। वो भागकर स्टोन मॉन्यूमेंट के पास जाता है और देखता है कि उसके सारे स्टैट्स रैंक्ड हैं, पर उसका टैलेंट किसी कैप्चा कोड या अजीब से शब्दों जैसा दिख रहा है। एलन डेव्स को इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ में स्पेलिंग एरर्स करने के लिए कोसने लगता है, पर तभी उसे अपने कंधे पर अपने पिता का नर्म हाथ महसूस होता है, जो कह रहे होते हैं कि अब घर चलना चाहिए। उसके पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनका बेटा टैलेंटलेस है, और वो उसे कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो हमेशा उस पर प्राउड रहेंगे।
एलन इतने प्यारे परिवार में पैदा होकर खुश है, भले ही वो बहुत गरीब यानी कि ब्रोक हैं। उस रात बाद में वो सोचने लगता है कि उसके स्टैट्स शायद ई रैंक पर ही रुक गए हैं क्योंकि उसने हेल डिफ़िकल्टी मोड चुना है। जहां कोई और होता तो शायद उम्मीद छोड़ देता। एलन इस बात से और भी ज़्यादा एक्साइटेड यानी कि पम्प्ड अप हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से एक ऐसा गेम खेलना चाहता था जो अपनी डिफ़िकल्टी से उसे रुला दे। हालांकि उसके टैलेंट कॉलम में जो टेक्स्ट ग्लिच था वो उसे अभी भी भूला नहीं है और वो डिसाइड करता है कि वो डेव्स के लिए बैड रिव्यूज़ लिखेगा। अगले दिन एलन अपने पेरेंट्स के साथ करीना के घर जाता है और नोटिस करता है कि उसके पापा बिना किसी वजह के चिड़े हुए इरिटेटेड लग रहे हैं। यहाँ तक कि उनके यानी कि करीना के परिवार द्वारा दी गई पार्टी में भी वो मुंह बनाए सल्किंग एंड पाउटिंग हुए हैं और गड़ा भी उनसे चिढ़ रहा है। वो दोनों एक दूसरे के साथ पैसिव अग्रेसिव होने लगते हैं और रॉडनी गड़ा से कहता है कि बचपना छोड़ो और अपनी बेटी के इतने बड़े टैलेंट को सेलिब्रेट करो। गड़ा तलट कर उन पर भड़क जाता है और पूछता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, ये बोलने के बाद कि तुम हमारे परिवारों के बीच के सारे रिश्ते तोड़ने वाले हो। बाकी सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। रॉडनी समझाने लगता है कि करीना के पास इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है जो उसे एक नोबल बना सकता है। वो गड़ा से कहता है कि उसे अब गरीब सर्व्स के साथ उठना बैठना बंद करके हाई सोसाइटी में कनेक्शंस बनाने चाहिए। एलन को रियलाइज होता है कि उसके पापा अपने दोस्त पर एक ऐसा एहसान कर रहे हैं जो उसने कभी मांगा ही नहीं था। वो खुद को बुरा बनाकर अपने दोस्त को आगे बढ़ने का मौका दे रहे थे। दोनों आदमी रॉडनी के सजीव फैसले पर लड़ने लगते हैं और एलन डर जाता है कि कहीं लड़ाई सीरियस ना हो जाए। वो करीना से उन्हें रोकने को कहता है पर वो उल्टा अपनी लकड़ी की तलवार निकाल लेती है। खुशकिस्मती से उसे तलवार चलानी नहीं पड़ती क्योंकि उनकी माताएं सिचुएशन संभाल लेती हैं और दोनों को रोकती हैं। एलन मटिल्डा से पूछता है कि क्या रॉडनी और गर्डा हमेशा ऐसे ही लड़ते हैं, तो वो बताती है कि वो पहले पुराने गोकू और विजिटा जैसे हुआ करते थे, पर बाप बनने के बाद दोनों काफ़ी शांत हो गए हैं। मटिल्डा उसे बताती है कि वो चारों एक ही गांव के बचपन के दोस्त हैं और जब उन्हें पता चला कि एक नया गांव बसाया जा रहा है तो उन्होंने खुद वहां जाने का फैसला किया। वो सब साथ में यहाँ आए और एक दूसरे के पड़ोस में ही अपनी नई जिंदगी शुरू की। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर भी एक ही वक्त पर बनवाए थे। पुरानी यादों की वजह से रॉडनी और गर्डा अपनी लड़ाई भूल जाते हैं और गुस्सा ठंडा करके अल्कोहल एंजॉय करने लगते हैं। अगले दिन जब गर्डा गांव वालों के साथ काम कर रहा होता है तभी कोई उसे आकर बताता है कि नाइट्स करीना से मिलने आए हैं। वो तुरंत घर भागता है और देखता है कि कॉमनर विलेज में बहुत भीड़ जमा है जिसमें वो एक्स यूजर लड़का भी मौजूद है। वो बिना किसी वजह के एलन पर भड़क जाता है और कहता है कि टैलेंटलेस लूजर्स को यहाँ नहीं होना चाहिए। करीना एलन का पक्ष लेती है और डंके की चोट पर कहती है कि एलन यहाँ इसलिए है क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो लड़का उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और उंगली दिखाकर बहस करने लगता है। करीना गुस्से में उसकी उंगली काटने ही वाली होती है पर उसका पापा उसे पीछे खींच लेता है इससे पहले कि वो कोई हंगामा खड़ा करे। तभी गांव का मुखिया सबको तमीज से रहने को कहता है क्योंकि नाइट्स आ चुके हैं। सब उन नाइट्स के लिए रास्ता छोड़ देते हैं जिनकी लीडरशिप जेनन कर रहा है जो कि एक सोर्ड मास्टर है। करीना असली नाइट से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है और उससे बात करने से पहले जीनोस गांव के मुखिया को बुलाता है। थोड़ी बहुत बातों के बाद डैडी बोल कट करीना और गर्डा को बुलाते हैं जो नाइट्स को देखने के लिए भागते हुए आते हैं। एलन याद करता है कि कैसे 3 साल पहले उन्होंने नाइट्स बनकर खेलना शुरू किया था और अब शायद करीना को एक असली नाइट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। उसे अभी से ही अपनी अकेली दोस्त को गुड बाय कहने की वो बिटर स्वीट नॉस्टैल्जिया यानी खुशी और दुख का मिला जुला एहसास होने लगता है। पर तभी हालात अचानक खराब हो जाते हैं जब गर्डा नाइट कैप्टन की किसी बात पर एतराज़ जताता है। वो कहता है कि करीना अभी सिर्फ 5 साल की है और उसने कभी असली तलवार को हाथ तक नहीं लगाया, इसलिए टेस्ट पास करने का उसका कोई चांस नहीं है। लेकिन डैडी जीनोस कहता है कि क्योंकि लड़की एक स्वॉर्ड लॉर्ड है तो उसके लिए लड़ाई जीतना स्वाभाविक है। वो गर्डा पर यह इल्जाम तक लगा देता है कि उसने नोबल्स को धोखा देने के लिए अपनी बेटी के स्वॉर्ड लॉर्ड होने का झूठ बोला है। जब गर्डा समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है तो नाइट कैप्टन अपने डेप्यूटी को तैयारियां शुरू करने का ऑर्डर दे देता है। गर्डा उससे रुकने के लिए गिड़गिड़ाता है पर जीनोस कहता है कि अप्रेजल टेस्ट्स के बारे में झूठ बोलना एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा मौत है और उन्हें इस बात को वेरीफाई करना ही होगा। उसमें एक्चुअली एक स्वॉर्ड लॉर्ड बनने का टैलेंट है, इसीलिए वो लोग एक फेंसिंग डुएल ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसे सुनकर सभी लोग पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। गेर्डा मर्सी की भीख मांगते हुए कहती है कि उसकी बेटी अभी एक रियल डुएल के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, पर जिनोवी साफ डिक्लेयर कर देता है कि अगर वो इस डुएल के थ्रू अपना टैलेंट प्रूव नहीं कर पाई तो उसका पूरा परिवार यानी फैमिली सीधा आफ्टर लाइफ यानी परलोक की यात्रा पर भेज दिया जाएगा।
एलन को लगता है कि ये बहुत अनफेयर है और नाइट्स का दिमाग खराब हो गया है, पर तभी करीना देखती है कि एक नाइट उसके लिए स्वॉर्ड लेकर आ रहा है और वो उसे देखकर पूरी तरह मेस्मराइज हो जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो स्वॉर्ड यूज कर सकती है, वो तुरंत अपने डैड से कहती है कि वो इस डुएल में पार्ट लेगी। गेर्दा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, पर उसके पास उसे लड़ने देने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। जल्दी ही वहां सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक यंग स्वॉर्ड लॉर्ड करीना और नाइट वाइस कैप्टन के बीच का डुएल देखने के लिए, जो एक्चुअली एक एक्सपर्ट स्पीयर यूजर है। करीना काफी एक्साइटमेंट के साथ वाइस कैप्टन पर लंच करती है, एक ऐसी स्वॉर्ड लेकर जो हाइट में उसके बराबर थी। वो वाइस कैप्टन के साथ ब्लोज एक्सचेंज करके काफी खुश दिखाई दे रही है, जो पोकर फेस के साथ उसके सारे अटैक्स और पैरी कर रहा है। करीना को इस तरह स्वॉर्ड चलाते देख सभी हैरान रह जाते हैं, पर एलन को लगता है कि ये तो उसके लिए नेचुरल है, क्योंकि उसने पिछले 3 सालों से रोज एलन के साथ ट्रेनिंग की है। लेकिन एलन को इस बात की चिंता है कि शायद एक रियल नाइट के सामने टिकने के लिए उसके पास अभी उतनी स्किल और एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे ही वो ये सोचता है, वाइस कैप्टन लाले अपना पहला ऑफेंसिव मूव चलता है और करीना को पीछे पुश कर देता है। वो तुरंत काउंटर अटैक के लिए आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से लाले अलर्ट हो जाता है और वो इंस्टिंक्टिवली उसकी स्वॉर्ड का सामना करने के बजाय उसे वॉल की तरफ एक लात मार देता है। अपनी बेटी को किक लगते देख गेर्दा काफी हाइपर हो जाता है, पर नाइट्स उसे लाले की पिटाई करने से पहले ही काबू कर देते हैं। एलन और उसके डैड को भी नाइट्स ने पकड़ रखा है और वो सोचता है कि भले ही करीना एक स्वॉर्ड गॉड है, पर अडल्ट से लड़ना उसके लिए फिलहाल काफी मुश्किल काम है। किक लगने के बाद करीना जमीन पर गिर जाती है, पर अचानक वो खड़ी होती है और उसके चारों तरफ एक ब्लू ऑरा दिखाई देने लगता है। लायल घबरा जाता है, उसे रियलाइज होता है कि करीना ने अभी एक एक्स्ट्रा स्किल एक्टिवेट की है। करीना बिना सोचे समझे स्टोन कोल्ड आइस के साथ उस पर चार्ज करती है। वो अपने रूथलेस अटैक से नाइट वाइस कैप्टन को पीछे धकेलना शुरू कर देती है और एलन उसकी एबिलिटीज देखकर काफी इंप्रेस होता है। अब लायल के पास करीना के अटैक्स का कोई जवाब नहीं है और फिर वो एक पावरफुल स्ट्राइक से उसकी स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देती है। जेनेफ तुरंत डिक्लेयर कर देता है कि ड्यूल खत्म हो चुका है, पर करीना थोड़ी डिसअपॉइंटेड है कि फाइट इतनी जल्दी खत्म हो गई। वो लायल को उसके साथ लड़ने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि एक बुढ़े के हिसाब से वो काफ़ी स्ट्रांग है। ये बात लायल को बहुत चुभती है, क्योंकि वो सिर्फ 24 साल का है। वो अपनी हार मान लेता है और पूरा गांव उस लड़की के लिए चीयर करने लगता है जिसने नाइट्स के वाइस कैप्टन को हरा दिया। गर्डा को सुकून मिलता है कि करीना सेफ है और वो उस पर बहुत प्राउड फील करता है। रॉडन और एलन भी वही फील करते हैं। फिर जेनेफ आगे आकर करीना के टैलेंट की तारीफ करता है। गर्डा उससे बात नहीं करना चाहता, पर नाइट कैप्टन अपने पहले के रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और करीना के फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए कहता है। गर्डा अभी भी अपसेट है और उस पर शक कर रहा है, पर जेनेफ उसे मॉरल सपोर्ट के लिए अपने दोस्तों को साथ लाने के लिए कहता है। गर्डा ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और सब लोग गांव के चीफ के घर डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा होते हैं। वहां वो एक्स यूजर लड़का और उसके डैड भी मौजूद हैं। एलन सोचता है कि वो इस स्वॉर्ड लॉर्ड की रेस में पीछे नहीं छूटना चाहता। जेनेफ कहता है कि उसे खुशी है कि इस गांव में एक स्वॉर्ड लॉर्ड ने जन्म लिया है, पर गर्डा अभी भी गुस्से में है। लेकिन वो अपना सारा गुस्सा तब भूल जाता है जब जेनेफ चीफ को बताता है कि अब से इस गांव का नाम यंग स्वॉर्ड लॉर्ड के सम्मान में क्रीना विलेज रखा जाएगा। नाइट कैप्टन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बताता है कि 3 साल पहले एक बैरन के बेटे को स्वॉर्ड लॉर्ड माना गया था। उसे किंग की सर्विस के लिए हायर किया गया, पर वो काफ़ी कमज़ोर निकला। जब उन्होंने उसे दोबारा रीअप्रेज किया तो पता चला कि उसका टैलेंट सिर्फ एक नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन का ही था। उन्हें यह भी पता चला कि बहुत सारे नोबल्स ने अपने टैलेंट्स के बारे में झूठ बोला था, जिसकी वजह से अब हाई स्टेक्स टैलेंट्स को थॉरली टेस्ट करने की पॉलिसी बन गई है। जिनोवी एक बार फिर गर्डा से माफ़ी मांगता है कि उसने उसकी बेटी को इतने कठिन ट्रायल से गुजारा। अब गर्डा को इसके पीछे की असली वजह समझ आ जाती है, इसलिए वो इस बात को भूलकर आगे बढ़ने का डिसीजन लेता है। जिनोवी उसे सजेस्ट करता है कि वो क्रीना को वैसे ही रेस करे जैसे वो अब तक करता आया है। जब वो 12 साल की हो जाएगी तो वो अकेडमी ज्वाइन कर सकती है और डायरेक्टली किंग के अंडर एक नाइट बनकर सर्व कर सकती है। एक्स यूज़र डोगुरा जेनोफोन से पूछता है कि क्या वो भी अकेडमी ज्वाइन करके नाइट बन सकता है। उसका डैड तुरंत एक्सप्लेन करने लगता है कि उसका बेटा एक एक्सपर्ट एक्स यूज़र है और उसका सपना भी नाइट बनना ही है। जेनो कंफर्म करता है कि जल्द ही इस विलेज में एक ट्यूटर डिस्पैच किया जाएगा और वो लड़के से कहता है कि अकेडमी ज्वाइन करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। एलन वहाँ टेबल से फ्रूट्स चुराते हुए चुपचाप सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। जब क्रीना कहती है कि वो लोग साथ में अकेडमी जाएंगे तो डोगुरा तुरंत टॉन्ट मारता है कि डम्ब और टैलेंटलेस किड्स अकेडमी नहीं जा सकते। ये सुनकर क्रीना फिर से उससे लड़ने लगती है।
जिनो अब एलन के बारे में क्यूरियस होता है तो गर्डा उसे एलन और रोडॉन से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो सीनियर नाइट तुरंत खड़ा होकर रोडॉन द बोर स्लेयर को रिस्पेक्ट देता है। रोडॉन हैरान हो जाता है कि एक नाइट कैप्टन उसका नाम कैसे जानता है। जिनो एक्सप्लेन करता है कि इस रीजन के बैरन को बोर मीट बहुत पसंद है जो उन्हें विंटर्स में सप्लाई किया जाता है, और उसने रोडॉन के बारे में काफ़ी स्टोरीज सुनी हैं जो उनकी हंट्स का MVP है। वो बैरन की तरफ से रोडॉन की तारीफ करता है और एलन को रियलाइज़ होता है कि उसके डैड सच में काफ़ी कूल हैं। इसके बाद वो लोग घर की तरफ निकलते हैं और रोडॉन एलन को बताता है कि अगर तुम मेहनत करो तो तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी सर्व्स को भी रिकग्निशन मिल सकती है। वो एलन से कहता है कि उसे प्राउड फील करना चाहिए और वर्क हार्ड करना चाहिए क्योंकि उसके पास रोडॉन के जीन्स हैं। एलन खुशी खुशी अपने चुराए हुए फ्रूट्स निकालकर अपने डैड को दिखाता है और पता चलता है कि उसके पास सच में अपने डैड के ही जीन्स हैं क्योंकि रोडॉन ने भी चुपके से कुछ फ्रूट्स चुराए थे। इसके तुरंत बाद एलन इतनी जोर से चिल्लाने लगता है जैसे उसकी सॉसेज किसी जिपर में फंस गई हो, पर यह तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी दुनिया में अभी तक जिपर्स इन्वेंट ही नहीं हुए हैं। असली वजह तो यह है कि सालों की कड़ी मेहनत के बाद एलन का फाइनली लेवल अप हो गया है। उसके सारे पुराने स्किल्स अपग्रेड हो चुके हैं और साथ ही उसे एक नया स्किल मिला है जिसका नाम है इनहैंस। एलन सोचता है कि क्या वो इस नए स्किल से अपने समन्स को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। इसी के साथ वो नोटिस करता है कि अब वो रैंक ई क्रिएचर्स क्रिएट और समन कर सकता है। उसे इसकी पहले से ही उम्मीद थी और अब वो सोच रहा है कि पुरानी क्रिएचर्स को फ्यूज करके वो किस तरह के नए जीव क्रिएचर्स बना पाएगा। वो अपनी लुलू लैंड में एंटर करता है और अपने इस छोटे से लेवल पर ड्रैगन समन करने का सपना देखने लगता है और फिर बाकी के इंप्रूवमेंट्स चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसकी ग्रिमॉयर में अब 30 क्रीचर कार्ड्स आ सकते हैं जिससे क्रीचर समन करने पर उसके स्टैट्स में 50% का इंक्रीज मिलेगा। हालांकि उसे रियलाइज होता है कि उसका प्रोग्रेस काफ़ी स्लो है क्योंकि पिछले लेवल अप को 2 साल बीत चुके हैं। वो उस निशान पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता जो उसने रोज़ पत्थर मार मार कर एक पेड़ पर बना दिया है। दूसरी तरफ उसकी मॉम फिर से प्रेग्नेंट है और एलन घर के कामों में उनकी हेल्प करता है। उसके पेरेंट्स अब ये सोचने लगते हैं कि इस बार लड़का होगा या लड़की। थिया को उम्मीद है कि इस बार लड़की होगी क्योंकि तब उसे उसका नाम रखने का मौका मिलेगा। तभी एलन देखता है कि उसका मैना फिर से फुल हो गया है और जब वो अपना ग्रिमॉयर खोलता है तो उसे गॉड ऑफ क्रिएशन का एक और लेटर मिलता है। वो गॉड का नाम जोर से लेता है जिस पर उसके डैड उसे काफ़ी डांटते हैं और कहते हैं कि बिना वजह भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। एलन अपने डैड का पूरा लेक्चर नहीं सुनना चाहता था, इसीलिए वो सबका ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि रोडन के हाथ पर जो पुराना निशान था वो अचानक गायब हो गया है। रोडॉन उसे बताता है कि ये इसलिए है क्योंकि उसने पिछले बोर हंट के वक्त ट्रायल ऑफ द गॉड्स पास किया था। एलन इसके बारे में काफ़ी क्यूरियस होता है और रोडॉन उसे बताता है कि ट्रायल ऑफ गॉड्स एक स्पेशल इवेंट है जो कभी कभी हंटिंग के वक्त होता है। उन्हें अचानक एनर्जी का एक बर्स्ट महसूस होता है और उनके सारे वुंड्स पूरी तरह हील हो जाते हैं। एलन रियलाइज करता है कि जो उसके डैड डिस्क्राइब कर रहे हैं वो एक्चुअली लेवलिंग अप का प्रोसेस है और इस दुनिया के एनपीसीज इसे ट्रायल ऑफ गॉड्स कहते हैं। वो सोचता है कि उसके डैड का लेवल काफ़ी हाई होगा क्योंकि वो एक वेटरन बोर हंटर हैं और उनके कंपैरिजन में वो अभी भी लेवल 1 पर ही अटका हुआ है, भले ही उसकी समनिंग स्किल 2 बार लेवल अप हो चुकी है। एलन जानता है कि लेवल अप करने के लिए उसे मॉन्स्टर्स हंट करने होंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि हंटिंग के अलावा सर्फ्स बिना परमिशन अपने गांव से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए वो अपना आइडिया सॉफ्ट लॉन्च करता है और कहता है कि हंटिंग पर जाना कितना अच्छा होगा, लेकिन रोडॉन उसे तुरंत मना कर देता है, ये कहकर कि हंटिंग एक डेंजरस एक्टिविटी है और बच्चों को फॉरेस्ट के आसपास भी नहीं होना चाहिए। एलन इससे थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है, पर बाद में उस रात वो चेक करता है कि डेव्स ने उससे लेटर में क्या भेजा है। जैसा उसने सोचा था, डेव्स ने वो टेक्स्ट ग्लिच फिक्स कर दिया है जिसकी वजह से अप्रेजल सेरेमनी में ब्लैक मॉन्यूमेंट पर उसकी समनर क्लास डिस्प्ले नहीं हो रही थी। इतना ही नहीं, डेव्स ने ऑफिशियली पोप को एक डिवाइन ऑरेकल यानी संदेश भेजा है ताकि वो इस नई जॉब क्लास के बारे में जान सकें और अब से ये फ्यूचर में सही से दिखाई देगी। इसके साथ ही उन्होंने एलन की सारी स्किल्स ई रैंक पर स्टक होने का इशू भी एड्रेस किया है क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड ग्रोथ रेट को यूज करके किसी का पोटेंशियल बताता है। डेव्स ने उसे एक स्पेशल पोटेंशियल डिस्प्ले पेज भेजा है जो ग्रोथ स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। एलन चेक करता है तो पता चलता है कि अटैक और एंड्योरेंस को छोड़कर उसके बाकी सारे स्टैट्स काफ़ी हाई हैं। उसका मैना और इंटेलिजेंस एस रैंक पर है जो एक समनर के लिए लॉजिकल है, लेकिन क्योंकि उसने हेल मोड चूज किया है इसलिए अपने पोटेंशियल तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल होगा। लेकिन एलन कभी ग्राइंड करने से नहीं डरता और वो तुरंत ग्रास हॉपर मॉन्स्टर पर अपनी एन्चांट स्किल टेस्ट करने का डिसाइड करता है। उसे पता चलता है कि ये स्किल उसके समन क्रीचर के स्टैट्स को बूस्ट करती है, पर उसके अपने स्टैट्स पर इसका कोई असर नहीं होता। एलन उस बूस्टेड ग्रास हॉपर को समन करता है जो एक सेकंड के लिए गोल्डन ग्लो करता है, पर अगले ही पल उसकी मॉम वहां आकर उसे अपने पैरों से स्क्विश कर देती हैं। अगले दिन रॉडन हंट के लिए निकल जाते हैं और एलन घर के सारे काम खत्म करके अपने नए एक्सपेरिमेंट शुरू करता है।
वो पुराने क्रीचर्स के सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करता है ताकि कुछ नया बना सके, पर उसे तभी सक्सेस मिलती है जब वो बग्स और बर्ड्स को फ्यूज करता है। इसका रिजल्ट एक ग्रास टाइप क्रीचर निकलता है और एलन को लगता है कि इस गेम का लॉजिक तो गोकू और लूफी के दिमाग से भी ज्यादा अजीब है। एलन काफी एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि ये ग्रास टाइप समन उसे क्या बफ्स देगा, और जब उसे पता चलता है कि ये उसकी मैना कैपेसिटी बूस्ट कर देता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अब वो और भी ज्यादा समन्स और फ्यूजन्स कर पाएगा। एलन को लगता है कि इससे वो और भी तेजी से ग्रो करेगा, और वो तुरंत उस क्रीचर को समन करता है जो दिखने में एक एप्पल जैसा था, जिसके हाथ पैर स्टिक्स जैसे थे। एलन समझ जाता है कि ये लिविंग एप्पल कॉम्बैट के लिए नहीं बना है, और वो चेक करता है कि इसकी स्पेशल एबिलिटी का नाम अरोमा है। वो एप्पल को एबिलिटी यूज करने का ऑर्डर देता है और वो अचानक जमीन के अंदर धंस जाता है और एक बड़ा सा सैपलिंग बन जाता है जिसकी खुशबू बहुत ही स्वीट थी। एलन को लगता है कि ये काफी बेकार एबिलिटी है, पर उसकी मॉम को वो अरोमा बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उस पौधे को वहीं रहने देता है। बाद में क्रीना फिर से एलन के साथ प्रैक्टिस करने आती है, और भले ही एलन को हमेशा की तरह मार पड़ती है, पर क्रीना नोटिस करती है कि वो पहले से थोड़ा बेहतर हो गया है। एलन को पता है कि इसका रीजन उसकी स्वॉर्ड मास्टरी स्किल है जो लेवल 3 पर पहुंच चुकी है। क्रीना के साथ डेली प्रैक्टिस और ज्यादा स्टैट्स की वजह से वो अब पहले से काफी सुधर गया है। एलन अपने समन्ड क्रीचर्स से स्टैट्स गेन करता रहता है। क्रीना के जाने के बाद वो बैकयार्ड में पेड़ पर पत्थर मारता है, पर मेंटली काफ़ी बर्नट आउट फील कर रहा है क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी उसका अभी तक एक बार भी लेवल अप नहीं हुआ। साथ ही उसे अपने छोटे भाई मैश का ध्यान रखना पड़ता है और घर के कामों में हेल्प करनी पड़ती है क्योंकि उसकी मॉम गाँव के लिए और वर्कर्स प्रोड्यूस करने में बिजी हैं। एलन को लगता है कि ये स्टोन थ्रोइंग ट्रेनिंग शायद किसी काम की नहीं है। उसने एप्पल ट्री सैपलिंग्स का एक छोटा पैच भी लगाया है क्योंकि उनकी स्वीट खुशबू माना रिकवरी टाइम को 6 घंटे कम कर देती है। रात के वक्त एलन और उसकी मॉम रोडॉन के लौटने का इंतजार करते हैं, पर वो काफ़ी चिंता में हैं क्योंकि वो इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाला था। अचानक घर के बाहर शोर सुनाई देता है और वो देखते हैं कि गांव वाले एक इंजर्ड रोडॉन को वुडन बोर्ड पर उठाकर ला रहे हैं। एलन और उसकी मॉम तुरंत बाहर भागते हैं। रोडॉन के पेट पर एक बहुत बड़ा और गहरा जख्म था। गेरदा बताता है कि एक बोर का दांत सीधा उसके पेट में घुस गया था, और अगर उनके पास वो रेयर मेडिसिनल हर्ब नहीं होता तो रोडॉन घर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया होता। एलन की मॉम पूछती हैं कि उनके पास इतना महंगा मेडिसिनल हर्ब कहाँ से आया। गिरदा एक्सप्लेन करता है कि नाइट कैप्टन ने क्रीना के साथ हुए रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगते हुए कुछ गोल्ड कॉइन्स दिए थे और रोडॉन ने उन्हीं कॉइन्स से ये हर्ब्स खरीदे थे। बाकी विलेजर्स काफ़ी गुस्से में हैं और उनका कहना है कि रोडॉन के जख्म के लिए कॉमनर्स जिम्मेदार हैं और वो इस मामले को अपने तरीके से सेटल करेंगे। शोर सुनकर मैश रोने लगता है तो एलन उसे सुलाने के लिए अंदर ले जाता है। गिरदा विलेजर्स को रेस्ट करने और लड़ाई झगड़ा ना करने की एडवाइस देता है, जबकि वो खुद अपने बेस्ट फ्रेंड की देखभाल के लिए रुक जाता है। एलन दबे पांव उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या वाकई उसके डैड की इस हालत के लिए कोई कॉमनर जिम्मेदार है। गिरदा हाँ कहता है और बताता है कि कुछ दिन पहले विलेज चीफ ने उनसे कॉमनर्स को बोर हंट में शामिल करने की रिक्वेस्ट की थी। बोर मीट बहुत प्रेशियस होता है, उसका बड़ा हिस्सा बैरन को जाता है और बाकी बचा हुआ हंटर्स में बांट दिया जाता है। कॉमनर्स हमेशा से डरपोक रहे हैं और वो सिर्फ ज़रूरी सामान के बदले मीट ट्रेड करते थे। वो कभी खुद हंट पर जाने के लिए वॉलंटियर नहीं करते थे क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक जायंट मॉन्स्टर को हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी क्योंकि जब उन्होंने सुना कि नाइट कैप्टन जेंजोव रोडॉन को एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहा है और उसकी तारीफ कर रहा है तो उनका लालच बढ़ गया। उन कॉमनर्स को लगा था कि रोडॉन के होते हुए वो सेफ रहेंगे। गर्दा बताता है कि ना तो वो और ना ही रोडॉन इस बात की फेवर में थे कि कॉमनर्स हंट ज्वाइन करें, पर वो चीफ का ऑर्डर मना नहीं कर सके। ऊपर से उन कॉमनर्स ने प्रैक्टिस को भी सीरियसली नहीं लिया क्योंकि वो सर्व्स से सीखना नहीं चाहते थे, जिन्हें वो सोशल हायरार्की में खुद से नीचे मानते हैं। हंट के दिन उन्हें सिर्फ बोर का ध्यान भटकाने यानी डिस्ट्रैक्ट करने का काम दिया गया था ताकि बाकी सब अटैक कर सकें, पर उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी और वो अपने वेपन्स छोड़कर वहां से भागने लगे। उनमें से एक क्लमजी इडियट ज़मीन पर गिर गया और उसे बचाने के चक्कर में रोडॉन के पेट में बोर का टस्क सीधा घुस गया। किसी तरह उन्होंने उस ग्रेट बोर को हरा दिया और मेडिसिनल हर्ब की मदद से रोडॉन की जान बच गई। गेरदा एलन और उनकी फैमिली को कहता है कि वो अगले दिन रोडॉन के हिस्से का मीट लेकर आएगा और उन्हें हिम्मत रखने को कहता है। अगले दिन जब एलन उठता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम उसके डैड का ध्यान रख रही हैं। वो कहता है कि वो उनकी हेल्प करेगा, पर वो मना कर देती हैं। तभी रोडॉन अचानक एक झटके के साथ उठता है। उसे लगता है कि वो अभी भी हंट के बीच में है। जब फैमिली देखती है कि वो होश में आ गया है तो सब सुकून की सांस लेते हैं। इस इमोशनल मोमेंट के बीच एलन को एहसास होता है कि वो अपना टाइम सही से यूटिलाइज नहीं कर रहा था। अब तक वो सिर्फ स्ट्रांग बनने पर फोकस था, पर उसके पीछे कोई बड़ा गोल नहीं था। अब वो समझ गया है कि ये दुनिया कोई गेम नहीं है उन लोगों के लिए जो यहाँ रहते हैं।
उसके परिवार के लिए ये सब बिल्कुल रियल है। एलन डिसाइड करता है कि उसे अपनी पावर का सही यूज़ करना होगा ताकि वो अपनी फैमिली को सेफ रख सके, खासकर अब जब उसके डैड कुछ समय तक चल फिर नहीं पाएंगे। तभी गेर्दा वहाँ हंट का बचा हुआ मीट लेकर पहुँचता है और रोडॉन को होश ने देखकर काफ़ी खुश होता है। गर्डा रोडॉन से कहता है कि वो किसी भी चीज़ की चिंता ना करे और सिर्फ अपनी रिकवरी पर फोकस करे, क्योंकि बाकी के विलेजर्स इस विंटर उसकी फैमिली का पूरा ध्यान रखेंगे। अचानक एलन बोलता है और अपने डैड से उनके सारे काम करने की परमिशन मांगता है ताकि वो इस मुश्किल समय में अपनी फैमिली की हेल्प कर सके। वो उसी दिन से काम शुरू कर देता है। सबसे पहले वो कुएं से पानी निकालता है और फिर पानी की ऐसी भरी हुई बकेट्स उठाता है जिन्हें उठाने में किसी एडल्ट को भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता। सब लोग ये देखकर हैरान हैं कि एलन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, पर एलन ने अब सारे लिमिटेशंस छोड़ दिए हैं। उसने अपने समन्स के थ्रू अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को मैक्स आउट कर लिया है, क्योंकि इससे वो अपनी फैमिली की सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता था। उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि लोग उसे नोटिस करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए क्रीना पहले से ही वहां मौजूद है। घर पर पानी पहुंचाने के बाद वो गर्डा से पोटैटो हार्वेस्ट सीखने के लिए खेतों में जाता है। गर्डा उसे दोनों हाथों से पोटैटोज उखाड़ने के लिए कहता है, पर एलन सिर्फ एक हाथ से पूरा गुच्छा निकालकर अपनी पावर दिखाने लगता है। वो कहता है कि उसे ये स्ट्रेंथ अपने डैड से मिली है और खेत में कड़ी मेहनत करके वो एक ही दिन में सारे पोटैटोज हार्वेस्ट कर देता है। बाद में वो उन पोटैटोज को देखते हुए सोचता है कि ये कितना अनफेयर है कि बैरन उनकी मेहनत के आधे से ज़्यादा पोटैटोज खुद रख लेता है। तभी उसे घर पर कुछ गेस्ट्स के आने की आवाज़ आती है। पता चलता है कि वो विलेज चीफ और वही इडियट है जिसकी वजह से रोडॉन इंजर्ड हुआ था। चीफ तो तोहफे में कुछ फ्रूट्स लेकर आया है, पर वो आदमी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है जिसकी वजह से रोडॉन को चोट लगी थी। रोडॉन काफ़ी दयालु होकर उसे माफ़ कर देता है और कहता है कि अगर वो आगे भी हंटिंग कंटिन्यू रखना चाहता है तो उसे ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। लेकिन दुर्गा उन्हें इतनी आसानी से माफ़ करने के मूड में नहीं है। वो उसे लेक्चर देती है कि चाहे सोशल क्लास कोई भी हो, हर किसी की अपनी एक फैमिली होती है जहां उसे वापस लौटना होता है, इसीलिए उसे किसी की लाइफ के साथ इतनी लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए। तभी बाकी के सर्व्स भी रोडॉन का हालचाल जानने वहां आ जाते हैं और उनकी अजीब हरकतों को देखकर दुर्गा का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। अगले दिन एलन अकेला एक वाइल्ड ग्रास के मैदान में जाता है और वहां एक बड़ा एरिया साफ करता है ताकि वो अपने जीनियस प्लान से अपनी फैमिली की विंटर में हेल्प कर सके। वो अपनी इन्वेंट्री से फ्रॉग्स समन करता है और अपने हाथों से अपना चेहरा कवर कर लेता है क्योंकि सारे फ्रॉग्स उसके ऊपर कूदकर जमीन पर गिरते हैं। इसके बाद एलन कुछ नूब लेवल ट्रैप सेट करता है और फ्रॉग्स को प्रोवोक स्किल यूज करने का ऑर्डर देता है, इस उम्मीद में कि कोई वाइल्ड बर्ड अट्रैक्ट होकर ट्रैप में फंस जाए जिसे वो घर ले जा सके। लेकिन जब थोड़ी देर वेट करने के बाद भी कुछ नहीं होता तो वो वहां से निकलने का सोचता है। तभी उसे एक बर्ड अपनी तरफ आते हुए दिखती है और वो उसे कैच करने के लिए रेडी हो जाता है, पर जल्दी ही उसे रियलाइज होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी बर्ड नहीं बल्कि एक बी रैंक मॉन्स्टर है जिसका नाम एल्बा हेरन है। वो मॉन्स्टर बिना सोचे समझे सारे ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और एक एक करके सारे फ्रॉग्स को हरा देता है। एलन समझ जाता है कि वो एक बी रैंक मॉन्स्टर के सामने कुछ नहीं है और वो भागने लगता है, पर तभी उसके सामने उसकी स्टेटस विंडो पॉपअप होती है। वो सोचता है कि जब उसने अपने फिजिकल स्टैट्स को लिमिट तक बूस्ट कर लिया है तो वो इस मॉन्स्टर को हरा सकता है, इसीलिए वो फाइट बैक करने का डिसाइड करता है और तुरंत मॉन्स्टर के सर पर एक पत्थर मारता है और फिर आगे बढ़कर अपनी सोर्ड से अटैक करता है। मॉन्स्टर पलटकर अटैक करता है, पर तभी एलन डॉग्स का एक पैक समन करता है जो मॉन्स्टर को काटने लगते हैं और उसे एंगेज रखते हैं। लेकिन ये भी ज़्यादा देर नहीं चलता क्योंकि बर्ड मॉन्स्टर जल्दी ही उन सभी को हरा देता है और एलन फिर से अपनी सोर्ड से लड़ने जाता है। मॉन्स्टर उसे फिर से हिट करता है और इस बार एलन को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है क्योंकि उसके समन्स हारने की वजह से उसने अपने सारे बफ्स खो दिए हैं। एलन इतना कमज़ोर फील करता है कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा और तभी वो मॉन्स्टर बर्ड उस पर एक और अटैक कर देती है। एलन किसी तरह अपनी स्वॉर्ड से अटैक ब्लॉक करता है, पर उसे लगता है कि शायद ये उसका एंड या गेम ओवर है। वो सोचने लगता है कि इस मॉन्स्टर के अटैक से कैसे बचा जाए। तभी उसे एक ऐसा आइडिया आता है जो उसने पहले कभी टेस्ट नहीं किया था। वो अपने बनाए हुए लेटेस्ट बग टाइप समन्स को रिलीज कर देता है और उन्हें सीधा उस बर्ड मॉन्स्टर पर छोड़ देता है। वो कैटरपिलर मॉन्स्टर्स एल्बा हेरन से एनर्जी ड्रेन करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से उसका अटैक रुक जाता है। एलन रियलाइज करता है कि उसका अंदाज़ा सही था और इनकी ये एबिलिटी कॉम्बैट में काफ़ी कारगर है। वो तुरंत मॉन्स्टर के नीचे से निकलता है और उसे कमज़ोर करने के लिए लगातार अटैक करता रहता है ताकि वो खुद मारा ना जाए। सारे बफ्स खोने के बाद वो डॉग्स का एक और पैक समन करता है जो बग्स के साथ मिलकर उस बर्ड पर अटैक करते हैं और उसे पूरी तरह ओवरवेल्म कर देते हैं। एलन इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर मॉन्स्टर के सिर पर एक फेटल ब्लो मारता है। एक पल के लिए सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो जाता है और अगले ही मोमेंट मॉन्स्टर ढेर हो जाता है।
एलन का ग्रिमॉयर सामने आता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने मॉन्स्टर को हराकर 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन कर लिए हैं। एलन अपनी जीत की खुशी में जोर से चिल्लाता है। अपने पहले मॉन्स्टर को हराकर उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर हो। वो अपने शिकार को घसीटते हुए घर पहुंचता है। उसके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स उसे एक डी रैंक मॉन्स्टर के साथ देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। क्रीना उससे पूछती है कि उसने आखिर इतने बड़े मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया। एलन बिल्कुल कैजुअल बनते हुए कहता है कि उसने देखा मॉन्स्टर उसके पास लैंड हुआ और उसने अचानक अटैक करके उसे ख़त्म कर दिया। क्रीना उसके इस फीट से काफ़ी इम्प्रेस्ड होती है, पर मैश उस मरे हुए मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है। रॉडन एलन के चेहरे पर एक कट नोटिस करता है और पूछता है कि क्या उसे कहीं और भी चोट लगी है। एलन रिप्लाई करता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसके फेस का जख्म भी हील होने लगा है। गेडा मॉन्स्टर की बॉडी एग्जामिन करता है और उस पर डॉग्स के बाइट मार्क्स नोटिस करता है। वो एलन से पूछता है कि क्या उसने भी मॉन्स्टर को काटा था। एलन अपनी बात पर टिके रहने के लिए कहता है कि वो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स पर लड़ रहा था, इसलिए उसे ठीक से याद नहीं कि ये सब कैसे हुआ। गर्डा को समझ नहीं आ रहा कि वो एलन की इस वाइल्डनेस पर हंसे या उससे डरे, इसलिए वो अपना ध्यान मॉन्स्टर को प्रोसेस करने पर लगाता है। जब वो रोडॉन से डिटेल्स डिस्कस करने के लिए मुड़ता है तो एलन नोटिस करता है कि गर्डा के सर पर एक बड़ा सा बम्प या सूजन है। एलन को पूरा यकीन है कि ये या तो उसकी वाइफ ने किया है या फिर क्रेना के साथ स्वॉर्ड फाइटिंग प्रैक्टिस के वक्त उसे ये चोट लगी है। जब एलन मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है तभी गर्डा उसे हेल्प के लिए बुलाता है और वो दोनों मिलकर उस एल्बा हेरन को उल्टा लटका देते हैं ताकि उसका सारा ब्लड निकल जाए। गर्डा एलन को बताता है कि एक एल्बा हेरन का वेट लगभग 60 किलोग्राम्स होता है, जिसमें से 40 किलोग्राम्स सिर्फ हड्डियाँ और खून होता है। इस वजह से इससे ज़्यादा मीट तो नहीं निकलता, पर इसके फेदर्स काफ़ी अच्छी कीमत पर बिकते हैं। एलन ये सब सीखने के लिए ग्रेटफुल है, पर उसकी सारी एक्साइटमेंट तब गायब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि इसका 60% हिस्सा उन्हें लॉर्ड को टैक्स के रूप में देना होगा। एलन को ये बहुत अनफेयर लगता है। गर्डा उसे समझाता है कि बड़े नोबल्स हॉर्न रैबिट्स जैसे छोटे ई रैंक मॉन्स्टर्स को इग्नोर कर देते हैं, पर वो सर्व्स को एक डी रैंक मॉन्स्टर इतनी आसानी से अपने पास नहीं रखने देंगे। इसी बीच गर्डा मॉन्स्टर को कट करके उसके अंदर से मैजिक स्टोन निकालता है और बताता है कि ये भी टैक्स सिस्टम के अंडर आता है, भले ही उन जैसे विलेजर्स के लिए ये किसी काम का ना हो। फिर गर्डा को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर कॉमनर्स की गलती से रोडॉन इंजर्ड न हुआ होता तो एलन कभी इस एल्बा हेरन का शिकार नहीं कर पाता। वो इस बात का फ़ायदा उठाकर विलेज चीफ को गिल्ट ट्रिप कर सकते हैं ताकि उन्हें मॉन्स्टर का एक बड़ा हिस्सा मिल सके। एलन को रियलाइज़ होता है कि उसके डैड का बेस्ट फ्रेंड सिर्फ एक मसल ब्रेन नहीं है, बल्कि उसके पास भी काफ़ी शार्प आइडियाज़ हैं। इसके तुरंत बाद गर्डा और एलन चीफ के पास निकल जाते हैं। विलेज चीफ एल्बा हेरन्स की कॉप्स देखकर काफी खुश होता है, पर गेडा तुरंत एक नेगोशिएशन स्टार्ट करता है। वो ऑफर देता है कि वो टैक्स के रूप में मॉन्स्टर के फेदर्स देंगे और बाकी बॉडी अपने पास रखेंगे। चीफ को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो कहता है कि लॉर्ड ने इस साल ज़्यादा मीट की डिमांड की है, इसलिए वो मजबूर है। गेडा उसे मैजिक स्टोन भी देने का लालच देता है, पर चीफ फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता। तभी गेडा अपना गिल्ट ट्रिप प्लान शुरू करता है। वो कहता है कि अगर उनके गांव का हीरो रॉडॉन इंजर्ड ना होता तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं आती। वो इमोशनली कहता है कि रॉडॉन बेड पर है और उसकी फैमिली इस विंटर भूखी मर जाएगी। इस पर एलन एक स्टेप और आगे बढ़ता है और भूख की वजह से बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है। चीफ आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है और इस डील के लिए अग्री कर लेता है। एलन इसका एडवांटेज उठाते हुए पूछता है कि क्या वो फ्यूचर में भी सभी एल्बा हेरन्स का मीट अपने पास रख सकते हैं। गेडा जानबूझकर जोर से कहता है कि एलन को हर बार इतना लक नहीं मिलेगा कि वो डी रैंक मॉन्स्टर हंट कर सके। चीफ इस बात पर यकीन करके हंसता है और परमिशन दे देता है कि अगर वो लक से किसी और एल्बा हेरन को हंट करते हैं तो वो उसका मीट रख सकते हैं। एलन और गेरडा अपनी सक्सेस से काफ़ी खुश हैं और एलन तुरंत अगला ट्रैप सेट कर देता है। प्लान पिछले बार की तरह ही परफेक्टली काम करता है और इस बार 2 एल्बा हेरन्स फ्रॉग्स पर अटैक करने के लिए नीचे आते हैं। एलन अब पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस ले चुका है। वो तुरंत अपने फ्रॉग्स को वापस बुला लेता है, रिकॉल, ताकि वो कोई स्टैट्स लूज ना करे। इसके बाद वो बग्स को भेजता है मॉन्स्टर्स की एनर्जी ड्रेन करने के लिए और फिर उनके सिर पर पत्थर मारकर उनका बैलेंस बिगाड़ देता है। फिर वो अपने डॉग्स को अटैक पर लगाता है और फाइनली अपने वुडन स्वॉर्ड से उनके सिर पर फेटल ब्लो देकर उन्हें ख़त्म कर देता है। एलन काफ़ी प्राउड फील करता है क्योंकि ये पहली बार था जब उसने बिना किसी समन को खोए इतने सारे मॉन्स्टर्स हंट किए हैं।
तभी उसका ग्रिमोयर पॉपअप होता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन कर लिए हैं और वो फाइनली लेवल 2 पर पहुंच गया है। एलन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत अपने स्टैट्स चेक करता है और देखता है कि उसका हेल्थ और मैना पूरी तरह रिस्टोर हो चुका है और उसके सारे स्टैट्स पहले से काफ़ी बेहतर हो गए हैं। एलन अपने ग्रिमोयर को गले लगा लेता है क्योंकि उसे इस दुनिया में आए 6 साल हो चुके हैं और फाइनली उसका लेवल अप हुआ है। वो डिसाइड करता है कि अब अपनी फैमिली को भी अपने इस सीक्रेट के बारे में थोड़ा बता देना चाहिए और वो दोनों एल्बा हेरॉन्स को लेकर घर पहुंचता है। रॉडॉन ये देखकर शॉक रह जाता है कि एलन ने इस बार 2 मॉन्स्टर्स को हरा दिया, पर वो उस वक्त कुछ नहीं कहता। इसके तुरंत बाद एलन करीना के साथ स्वॉट ट्रेनिंग के लिए जाता है और अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है। वो उसके अटैक्स को कंसिस्टेंटली डॉज कर पा रहा है, पर उसका ध्यान इस बात पर है कि उसके पास विंटर के लिए काफ़ी मीट जमा हो गया है और अब उसे बस फायरवुड यानी जलाने वाली लकड़ी की ज़रूरत है। वो सोचता है कि अगर वो 20 और एल्बा हेरॉन्स हंट कर ले तो लेवल 3 पर पहुंच जाएगा, पर इस विंटर में ये इम्पॉसिबल लग रहा है। अपने ख्यालों में खोने की वजह से करीना पीछे से आकर उसके सर पर एक हिट मार देती है और अपनी विनिंग स्ट्रीक बरकरार रखती है। उसी रात एलन अपने पेरेंट्स से बात करता है और उन्हें कहता है कि वो तैयार हो जाएं क्योंकि उसकी कहानी उन्हें एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाएगी। वो बताता है कि जब वो सिर्फ 1 साल का था उसे गॉड से एक ऑरेकल यानी आकाशवाणी मिली थी जिन्होंने उसे पावर और विजडम देने का वादा किया था। वो अपने पेरेंट्स को समझाता है कि इसी वजह से वो बाकी लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट है, पर गॉड ऑफ क्रिएशन ने उसे एक बड़ा हैंडीकैप भी दिया है। उन्होंने कहा था कि उसे ऐसे चैलेंजेस फेस करने होंगे जो 100 लोग मिलकर भी ओवरकम नहीं कर सकते और उसे अपनी ताकत और दिमाग से उन्हें सॉल्व करना होगा। एलन की मॉम ये सुनकर दंग रह जाती हैं और गॉड से पूछने लगती हैं कि उन्होंने उनके बच्चे को इतना हार्श ऑर्डियल क्यों दिया। वहीं दूसरी तरफ रॉडॉन रिमार्क करता है कि एलन ने आज पक्का कोई ट्रायल पास किया है क्योंकि उसके चेहरे का जख्म पूरी तरह हील हो चुका है। एलन को ये बात तब रियलाइज होती है और रॉडॉन उसे बताता है कि वो जानता है गॉड के ट्रायल्स को ओवरकम करना कैसा होता है। तभी उसकी मॉम पूछती हैं कि अगर ऐसा था तो अप्रेजल सेरेमनी के वक्त एलन का कोई टैलेंट क्यों नहीं दिखा। एलन एक्सप्लेन करता है कि उसे एल्मिया से इस बारे में एक और ऑरेकल मिला था। रॉडॉन उसे डांटता है और कहता है कि गॉड का नाम पूरे रिस्पेक्ट के साथ लिया करो, जिस पर एलन माफ़ी मांगता है और अपनी बात कंटिन्यू करता है। एलन कहता है कि उसका जॉब क्लास इतना नया था कि अप्रेजल सेरेमनी में डिस्प्ले नहीं हो पाया। उसके स्टैट्स इसलिए कम दिख रहे थे क्योंकि नॉर्मल मेथड ग्रोथ रेट पर डिपेंड करता है जो उसके हैंडीकैप की वजह से स्लो हो गई है। उसके पेरेंट्स उसके टैलेंट के बारे में क्यूरियस हैं, पर एलन उन्हें समनर होने के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि उसे डर है कि लोग डर जाएंगे कि वो खतरनाक मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। वो ये बात भी छुपाता है कि वो दूसरी दुनिया से रीइंकारनेट हुआ है। तभी सिया अचानक एलन को गले लगा लेती है और पूछती है कि उसने ये सब पहले क्यों नहीं बताया। वो एडमिट करती है कि जब एलन रोज पेड़ पर पत्थर मारता था तो उसे लगा था कि एलन साइको हो गया है, पर अब उसे समझ आया कि वो तो बस गॉड के ट्रायल्स को ओवरकम करने की प्रैक्टिस कर रहा था। रोडॉन उससे पूछता है कि उसका नेक्स्ट प्लान क्या है और एलन कहता है कि वो इन ट्रायल्स का सामना हेड ऑन करेगा। रोडॉन को ये बात पसंद आती है और वो एलन को ब्रेव बनने और गॉड के चैलेंजेस फेस करने के लिए कहता है। वो ये भी कहता है कि अगर एलन कहीं फंस जाए तो वो हमेशा उनसे हेल्प मांग सकता है। रोडॉन एलन को वॉर्न करता है कि वो ये बात सीक्रेट रखे क्योंकि अगर उस पर ओरेकल के बारे में झूठ बोलने का एक्यूजेशन लगा तो सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी हो सकती है। हालांकि रोडॉन मन ही मन गेर्डा के सामने ये बोस्ट करना यानी डींगे मारना चाहता है कि उसके बेटे को खुद क्रिएटर गॉड से ओरेकल मिला है, जो डेफिनेटली करीना के सोर्ड लॉर्ड होने से बड़ी बात है। कुछ समय बाद एलन बहुत सारे अल्बा हेरॉन्स हंट कर लेता है और उन्हें गेर्डा के साथ मार्केट लेकर जाता है, जहां गेर्डा उसे बिजनेस के बारे में सिखाने वाला है। गेर्डा बताता है कि उनका बोर हंट भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा क्योंकि इस बार कॉमनर्स के बिना कोई रुकावट नहीं आई। एलन सर्व्स और कॉमनर्स के बीच का डिफरेंस पूछता है तो गेर्डा एक्सप्लेन करता है कि उनका सोशल स्टेटस अलग होता है। कॉमनर्स सर्व्स की तरह 60% टैक्स नहीं देते, इसके बजाय वो हर अडल्ट के लिए 3 गोल्ड कॉइन्स और बच्चे के लिए 1 गोल्ड कॉइन एनुअल टैक्स देते हैं। एलन क्यूरियस होकर अपना मेन सवाल पूछता है कि सर्व्स कॉमनर्स कैसे बन सकते हैं। गेर्डा रिप्लाई करता है कि इसके लिए परिवार के हर मेंबर के हिसाब से 10 गोल्ड कॉइन्स का ट्रिब्यूट देना होता है या फिर लॉर्ड खुद उन्हें उनके किसी बड़े काम के लिए प्रमोशन का रिवॉर्ड दे सकता है। एलन को रियलाइज होता है कि उसकी मॉम लगातार बच्चे पैदा कर रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें फैमिली प्रमोशन के लिए जल्द ही 50 गोल्ड कॉइन्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर उसने देरी की तो अगले साल तक ये अमाउंट 60 गोल्ड कॉइन्स हो जाएगा क्योंकि हर नए मेंबर के साथ कॉस्ट बढ़ जाएगी।
जल्द ही वो लोग एक ट्रेडिंग कंपनी जाते हैं जहां वो ड्राइड मॉन्स्टर मीट के बदले सॉल्ट एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद गर्दा एलन को अलग अलग स्टोर्स पर लेकर जाता है ताकि वो आइटम्स के एक्सचेंज रेट्स के बारे में सीख सके। अगले बार एलन अकेला मार्केट जाता है और ये रिसर्च शुरू करता है कि अगर वो आइटम्स को मनी से खरीदे तो उनकी कॉस्ट क्या होगी। थोड़ी रिसर्च के बाद उसे पता चलता है कि एक पैकेट एल्बरोनी जर्की 1 सिल्वर कॉइन में बिकता है। इसका मतलब है कि अगर उसे 50 गोल्ड कॉइन्स अर्न करने हैं तो उसे कम से कम 500 जर्की पैकेट्स का इंतजाम करना होगा। एलन डिसाइड करता है कि वो इस हैवी ग्राइंडिंग के बारे में ज़्यादा सोचकर डरने के बजाय अपने काम पर ध्यान देगा। वो एक मेडिकल स्टोर जाता है और माना रिकवरी पोशंस के बारे में पूछता है। शॉपकीपर रिप्लाई करता है कि उनके सस्ते और ऑर्डिनरी स्टोर में इतना फैंसी सामान नहीं होता। एलन फिर बाकी मेडिसिनल हर्ब्स को देखता है और उनके स्केचेस अपने ग्रिमवार में बनाने लगता है ताकि फ्यूचर में उन्हें पहचान सके। फिर वो शॉपकीपर से म्यूलर्स फ्लावर्स के बारे में पूछता है। ये सुनते ही शॉपकीपर थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है क्योंकि पिछली बार उसने ये फ्लावर्स गर्दा को बेचे थे। गर्दा ने स्टोर में आकर इन फ्लावर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। शॉपकीपर बताता है कि गर्दा के पास उस वक्त सिर्फ आधी मनी थी, लेकिन उसने वादा किया था कि वो बाकी के पैसे बाद में दे देगा। वो लिटरली अपने घुटनों पर बैठ गया था और गिड़गिड़ाया था कि उसे अपने दोस्त की जान बचाने के लिए ये फ्लावर्स हर हाल में चाहिए। शॉपकीपर को उसकी हालत देखकर हार मानकर उसे फ्लावर्स देने पड़े। वो आज भी इस बात से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, भले ही गर्दा ने बाद में पूरा पेमेंट कर दिया था। एलन ये सुनकर काफ़ी टच हो जाता है और शॉपकीपर को थैंक यू के रूप में एक पैक मीट देता है क्योंकि उन्हीं फ्लावर्स ने रॉडन की जान बचाई थी। इसके बाद एलन एक ब्लैकस्मिथ की शॉप पर जाता है और उन वेपन्स को देखता है जिनकी कॉस्ट 50 सिल्वर कॉइन्स है। इतना हाई प्राइस देखकर वो डिसाइड करता है कि फिलहाल वो इनका सपना नहीं देखेगा और अपने बेसिक इक्विपमेंट से ही काम चलाएगा। अचानक एक्स यूजर डोगोरा वहां आ जाता है और एलन से काफी बदतमीजी से पूछता है कि वो उसके डैड की शॉप पर क्या कर रहा है। एलन उस बदतमीज लड़के ब्रैड से उलझना नहीं चाहता, इसलिए वो सिर्फ मैं बस देख रहा था कहकर वहां से निकलने लगता है। लेकिन डोगोरा बिना किसी वजह के उसे पंच मार देता है और कहता है कि अब से एलन उसका चमचा बनकर रहेगा, बिल्कुल चीफ के बेटे पाल की तरह। एलन डिसाइड करता है कि डोगोरा को शुरू से ही कंट्रोल में रखना जरूरी है, इसलिए वो फाइट बैक करने का फैसला लेता है। वो अपना सामान नीचे रखता है और अपनी वुडन सोर्ड डोगोरा की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि जो वेपन चाहिए ले आओ, हम एक फेयर फाइट करेंगे। डोगोरा भागकर अपना वुडन बैट लेकर आता है और उसे जोर जोर से घुमाने लगता है। एलन काफ़ी आसानी से उसके अटैक्स डॉज और ब्लॉक करता है। उसे समझ आ जाता है कि डोगोरा के पास एक एक्स यूजर जैसी ताकत तो है, पर करीना के सामने वो कुछ भी नहीं है। एलन तेजी से आगे बढ़ता है और एक सटीक यानी कि स्विफ्ट स्ट्राइक से उसे डिसआर्म कर देता है, जिसके बाद डोगोरा जमीन पर गिर जाता है। डोगोरा को हराने के बाद एलन एक स्लिक सैमुराई की तरह बिहेव करता है और कहता है कि वो किसी दिन उसकी शॉप पर फिर से ट्रेड करने आएगा। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब डोगोरा रोज करीना के घर आने लगता है, जो अब सभी बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुका है। पल भी वहां होता है और मैश करीना के साथ प्रैक्टिस करता है, जो मैश पर काफी रहम यानी कि ईजी खा रही होती है। एलन नोटिस करता है कि उसके भाई मैश में एक स्पीयर यूजर बनने की स्किल्स हो सकती हैं। जब एलन डिस्ट्रैक्ट होता है तब डोगोरा उस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसकी मूवमेंट्स इतनी घटिया यानी कि क्रूड होती हैं कि एलन बस साइड हट जाता है और डोगोरा मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। एक रात जब एलन अपनी नन्ही बहन को सुला रहा होता है तब रोडॉन और गर्डा घर वापस आते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे थे। एलन की मॉम पूछती हैं कि क्या हुआ। वो बताते हैं कि बैरन ने इस साल 10 के बजाय 15 वाइल्ड बोर्स हंट करने का ऑर्डर दिया है। इस हाई कोटा को पूरा करने के लिए उन्हें मजबूरन कॉमनर्स को फिर से हंट में शामिल करना पड़ा है। तो दोस्तों, एलन और उसके ग्रिमोर की ये जर्नी आज के लिए बस यहीं तक। सबसे पहले आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी अमेजिंग सपोर्ट और प्यार की वजह से आज हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। ये जर्नी आप सबके बिना अधूरी थी और ये 100K की फैमिली मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अगर आपको एलन की ये हेल मोड वाली स्ट्रगल और उसकी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका हर एक लाइक मुझे और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि एलन के अगले लेवल अप का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगला एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, जहां हम देखेंगे एलन की नई स्टोरेज स्किल का कमाल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय और टेक केयर।